जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे देशभक्ति की। देशभक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग राजनीति पे जाकर देशभक्ति करते हैं, कुछ लोग अन्य लोगों को शिक्षा देकर देशभक्ति करते हैं, कुछ लोग सड़कें बनवा के देशभक्ति करते हैं। हजारों तरीके हैं, लेकिन आज हम दो तरीकों की बात करेंगे। एक तरीका है जो कृषि कार्य करके, यानी हमारे किसान देशभक्ति करते हैं। हमारे किसान पूरे देश का पेट पालते हैं, लेकिन उस कृषि कार्य से वो केवल अपने घर का पेट ही पाल पाते हैं। बहुत कम किसान ऐसे हैं जो अपना घर बनवा पाते हैं। जब उनको अपने बच्चों की शादी करनी होती है तो कई किसानों को तो कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो देशभक्ति में लगे तो रहते हैं। वो मौसम नहीं देखते कि कब सर्दी है, कब गर्मी है, कब बरसात है, और लगे रहते हैं। कारण उनको उसी से जो कुछ उनको कमाना है उसी से कमाना है। लेकिन एक तरीका और है जो सर्वोत्तम तरीका है। हमारे सैनिक भाई, हमारे फौजी, हमारी आर्मी, एक युवा जब शारीरिक और बौद्धिक सभी मानकों पर खरा उतर जाता है, तब उसको फौजी बनने का मौका मिलता है। उसके बाद शुरू होती है उसकी कठिन ट्रेनिंग। इतनी हाड़ कपा देने वाली सर्दी, खाल जला देने वाली गर्मी और भयंकर बारिश, हर तरीके की परिस्थितियों में उसको प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि कभी भी कैसी भी परिस्थिति पड़ जाए वो अपने आप को कमजोर ना आके। और होता भी यही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें लोगों को वेतन मिलता है, और हमारे फौजी भाइयों को भी वेतन मिलता है। लोग अक्सर कंपेयर करते हैं, अरे फौजियों को तो ये सहूलियत मिलती है, लेकिन कई ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें जो फौजी भाइयों को जो सहूलियत मिलती है उनसे ज्यादा सहूलियत उनमें मिलती है। फिर भावनात्मक और शारीरिक रूप से इतना अंतर क्यों है? इन लोगों को इतना क्यों कष्ट झेलना पड़ता है फौजी भाइयों को? अगर इतना ही ज्यादा करना पड़ता है तो इनको मुआवजे के तौर पर कुछ ज्यादा भी होना चाहिए। भावनात्मक रूप से मैंने देखा है, कई मेरे सगे लोग हैं, कई मेरे जानने वाले मेरे मित्र हैं जो आर्मी में, जब वो अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर आते हैं कई महीनों बाद, तो उनके घर में जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर जवानों के छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, बाद में जिनकी सर्विस ज्यादा हो जाती है तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे लिपट जाते हैं। उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, सब लोग इतना खुश होते हैं कि उस दिन उनके घर में दिवाली जैसा माहौल होता है। सब लोग बिल्कुल प्रसन्न, क्योंकि उनका अजीज बहुत दिन बाद कोई उनसे मिला होता है। लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक नहीं रहती। अगले ही दिन से जो छुट्टी का काउंटडाउन है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि छुट्टी हमारे फौजी भाइयों को बहुत लिमिटेड मिलती है। तो अगले दिन से सब लोग गिनने लगते हैं, अभी 25 दिन बचे, अभी 15 दिन बचे, अभी 22 दिन बचे, इस तरह से गिनती शुरू हो जाती है। और इसी छोटी सी छुट्टी में उनको अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्व भी निभाने होते हैं। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी, किसी को बहन की शादी करनी, किसी को और अपने परिवार में किसी की शादी में जाना है, अपने घरेलू कार्य भी निपटाने हैं, किसी को घर बनवाना, किसी को कुछ करना है। पता नहीं चलता ये छुट्टी कब खत्म हो जाती है। एक एक घर बनवाने में लोग एक एक साल लगा देते हैं, कारण कई बार छुट्टी लेनी पड़ती है, तब घर बन पाते हैं। छोटी छोटी छुट्टी होती है, और वो दिन भी आ जाता है जब उन लोगों को छुट्टी खत्म करके जाना ही होता अपने कार्य पे। जब वो लोग जाने लगते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनके लिपट जाते हैं। बहुत भावनात्मक दृश्य होता है। वो बच्चे जिद करते हैं कि मैं भी चलूंगा। उनको पता ही नहीं होता कि मेरा पिता बॉर्डर पे खड़ा होने जा रहा है, कोई गली मोहल्ले में घूमने थोड़ी जा रहा। तो पिता अपने बच्चों को समझा देते, बेटा हम तुम्हारे लिए सामान लेने जा रहे हैं खुद दुकान से। अपने माता पिता और पत्नी को तो समझा देता है कि अगली छुट्टी जल्दी आएंगे, और हर बार वो यही कहता अगली छुट्टी बहुत जल्दी आएंगे, परेशान ना होना कोई। और वो चला जाता है। जब वो घर से निकलता है सबसे विदा लेके, तो पीछे पलट के नहीं देखता, क्योंकि उसको डर होता है कहीं ना कहीं कि ये भावनात्मक रिश्ते मेरे कर्तव्य में आड़े ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भावनात्मक रूप से भारी हो जाऊं और मैं वहां जाने से मना कर दूं। वो पलट के नहीं देखता और वो चला जाता है। और उनके घर के और उनके प्रियजनों का, घर के लोग और प्रियजन
अक्सर ही इंतजार करते हैं और वो इंतजार फिर से शुरू हो जाता है कि अब वो कितने दिन बाद आएगा। 3 महीने हो जाते हैं, किसी किसी को और ज्यादा समय भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश, ईश्वर न करे मेरे किसी फौजी भाई के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके प्रियजनों का, उसके घर वालों का ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता। इसके एवज में उस व्यक्ति को मिलता क्या है? अगर इतना ही रिस्क है, इतना ही जोखिम है, तो हमारे फौजी भाइयों का या तो वेतन सर्वाधिक होना चाहिए, जितनी भी सर्विसेज हैं सबसे ज्यादा वेतन होना चाहिए, क्योंकि महीनों की दौड़, महीनों की कसरत करने के बाद वो शारीरिक रूप से अपने आप को दक्ष कर पाता है और न जाने कितने मानसिक प्रशिक्षण लेता, तब वो मानसिक परीक्षाएं पास कर पाता है। उसके बाद वेतन सबके सामान्य क्यों, सबसे अलग क्यों नहीं? और अगर वेतन नहीं तो सर्वाधिक सम्मान तो होना ही चाहिए। हम आप फौजी भाइयों के लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जहां कहीं हमें आपको मिले, हमें आपको पता चले कि ये फौजी है जो हमारे साथ ट्रेन में सफर कर रहा, ये फौजी है जो हमारे साथ बस में सफर कर रहा है, तो हम आप उनको बैठने के लिए पर्याप्त जगह तो दे ही सकते हैं। और हम आप कर ही क्या सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना तंदुरुस्त होते हैं, उनको लगता ही नहीं कि 1-2 घंटे खड़े होने में कोई दिक्कत है। लेकिन ये तो हमारा आपका कर्तव्य है ना कि उनको इतना सम्मान दें। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है तो आप शेयर करिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है फौजियों के प्रति। अगर एक दिन पूरी फौज ने आराम करना शुरू कर दिया तो हमारा आपका आराम हराम हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है मेरी बात सही है तो सब तक शेयर करिए, ताकि फौजी भाइयों को भी लगे कि हमारे पीछे पूरा देश खड़ा है, जो हर परिस्थिति में हमें आपको पीछे तक सपोर्ट करेगा। थैंक यू।